हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कुछ देर बाद ईशानी अपने पापा से अलग हुई। ईशानी के पापा सात्विक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा को थोड़ी देर पहले ही होश आया है। डॉक्टर उन्हें अभी चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम सब लोग उनसे एक एक करके मिल सकते हैं। यह सुनकर ही कि हर्षवर्धन जी को होश आ गया है, ईशानी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, क्योंकि वह मेरे दादाजी हैं। वह इतने कमज़ोर नहीं है, सिर्फ एक हार्ट अटैक से उन्हें कुछ हो जाए, उन्हें ठीक होना ही होगा। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। ईशानी की बात सुनकर सात्विक जी ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी का चेकअप करके बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही पूरी सिंघानिया फैमिली उनके आसपास जाकर खड़ी हो गई। सबसे पहले सात्विक जी ने कहा, पापा की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर सात्विक जी की बात पर डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छी। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे एक साफ साफ बात शब्दों में कह देना चाहता हूँ। पेशेंट की हालत भले ही अभी स्टेबल है, पर हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि उनकी कंडीशन स्टेबल ही रहेगी। हाँ, आप लोगों के पास एक उपाय है। आप जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। उनकी रिकवरी में उनका खुश होना सबसे ज़्यादा मदद करेगा। जितना हो सके उन्हें टेंशन और परेशानी से दूर रखिए, और अगर हो सके तो उनकी सारी बातें मानने की कोशिश कीजिए। उन्हें गुस्सा दिलाने के बारे में सोचिएगा अभी अभी मत। अगर उनकी तबीयत कल तक ठीक हुई तो कल हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर आपके घर पर उनका पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सात्विक जी ने कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, और अपने जो कुछ भी कहा हम सब कुछ अब मानेंगे। हम पापा को पूरा ध्यान रखेंगे, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। इन फैक्ट हम उन्हें खुश ही रखेंगे। अब हाँ, हम क्या पापा से मिल सकते हैं? डॉक्टर सात्विक जी की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप एक या दो लोग एक साथ मिलने जा सकते हैं। आप सभी एक साथ मत जाइएगा, क्योंकि इससे पेशेंट को सफोकेशन फील हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर जानकी जी, सोनिया जी, ईशानी, सात्विक जी ने अपना सर हिलाया। डॉक्टर ने कहा, कहाँ? वहाँ से जाने के बाद सात्विक जी ने सोनिया जी की तरफ देखते हुए कहा, पहले माँ को जाने दीजिए। जानकी जी ने कहा, हमारे साथ यूसु चलेगी, इसके दादाजी उससे देखते ही ठीक हो जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। ईशानी, आप हमारे साथ अंदर चलिए बेटा। अपनी दादी की बात सुनकर ईशानी ने सर हिलाया, और ईशानी और जानकी जी जो दोनों वार्ड के अंदर गई। वार्ड के अंदर जाते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तब ईशानी ने कहा, दादी हमें रोना नहीं है, आपको पता है ना, दादाजी को हमें रोता देख कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसे दिखाना है जैसे हम उनसे गुस्सा हैं, और उन्हें जल्दी ठीक होकर हमारे गुस्से को शांत करना होगा। प्लीज़ दादी, रोना बंद कीजिए दादी जी ने के लिए। ईशानी की बात सुनकर जानकी जी ने अपना सर हिलाया और ईशानी के साथ वार्ड के अंदर आ गई। इस वक्त हर्षवर्धन जी बेड पर लेटे हुए थे। ईशानी ने धीरे से कहा, दादा जी, हर्षवर्धन जी, उन्हें होश आया हुआ था, बस वह अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। इस आवाज़ को सुनकर उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही सबसे पहले उन्हें अपने आंखों के सामने अपनी प्यारी पोती का चेहरा दिखाई दिया। ईशानी को देखकर उनकी आंखों से दो आंसू की बूंदें उनके गाल पर लुढ़क गई। वहीं हर्षवर्धन जी की आंखों से आंसू की बूंद गिरती देख ईशानी की आंखों में भी पानी आ गया, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, दादाजी, यह कितनी गलत बात है। अगर आपको मेरी याद आ रही थी तो मुझे कॉल कर देते, धमकी दे देते, मैं वापस आ जाती। पर आपको इस तरह से मुझे बुलाने के लिए कि अपनी तबीयत खराब करने की ज़रूरत है? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ दादाजी। ईशानी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी कुछ नहीं कह सके। वैसे भी वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ईशानी मेरी बच्ची, तू आ गई मुझे देखने के लिए। मेरी आंखें तरस गई थी। अगर मेरी तबीयत खराब न होती तो तू शायद आती भी नहीं। ईशानी, हर्षवर्धन जी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। यह देखकर ईशानी जल्दी से उनके पास बैठ गई। उसने हर्षवर्धन जी के हाथों पर अपने हाथ में लेते हुए कहा, दादाजी, रोना बंद कीजिए। अगर आप इस वक्त वापस चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी, आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ रहूं, तो प्लीज़ रोना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी प्यारी पोती अब आपसे मिलने के लिए आ गई है। और वैसे भी घर पर 3 शैतान
आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको उन तीनों शैतानों से मिलना है तो आपको जल्दी से ठीक होना होगा। ईशानी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी ने रोना बंद कर दिया। उन्होंने चमकती आंखों से ईशानी की तरफ देखा। वीडियो कॉल पर वो हमेशा अंशी, शिवांश और इवांश के साथ बात करते थे। अंशी से तो उनकी काफ़ी बनती थी। अंशी की प्यारी प्यारी बातें उन्हें हमेशा ईशानी के बचपन की याद दिलाती थी। पर अंशी ईशानी से भी ज़्यादा शरारती और चंचल थी, बिल्कुल अंश की तरह। हर्षवर्धन जी ने काफ़ी मुश्किल से धीरे से कहा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मुझे उन तीनों से मिलना है। ईशानी ने प्यार से हर्षवर्धन जी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, दादाजी उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा ना। आप अगर इस तरह बीमार रहे तो बच्चे आपको देखकर कितना उदास होंगे। आप सोचिए, अंशी तो कितना रोएगी। ईशानी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दादा बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने बगल में देखा, जहाँ पर जानकी जी इस वक्त खड़ी थी। जानकी जी की आंखों में इस वक्त हल्की नमी थी। जानकी जी को देखकर हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्यों रो रही हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अभी तो हमें साथ में कई सालों बिताने हैं, आपको हमें परेशान भी करना है और हमें आपके साथ लड़ाई भी करनी है, इसलिए भूल जाइए कि हम आपको छोड़ के जाने वाले हैं। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर जानकी जी ने आस भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, और हम आपको खुद से दूर जाने भी नहीं देंगे। उन दोनों की बात सुनकर ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरे रोमियो जूलियट, अपने प्यार का प्रदर्शन करना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अच्छा दादाजी, अब आप आराम कीजिए। ज़्यादा देर तक इस तरह से बात करना आपके लिए ठीक नहीं है। अब मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप जल्दी ठीक नहीं हुए तो आपके तीनों पर नाती उदास हो जाएंगे। वैसे भी जब मैं उन्हें पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है तो तीनों काफ़ी उदास हैं। अंशी तो यह भी कह रही थी कि मुझे आपसे मिलने आना है, पर मैं हॉस्पिटल उसे लेकर नहीं आ सकती थी। ईशानी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी ने कहा, अंशी को हॉस्पिटल मत लेकर आना, यहाँ पर कई बीमार पेशेंट होते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी नाती पर कोई परेशानी हो। उसे कहना, उससे बड़े नाना जी जल्दी ठीक होकर उससे मिलने के लिए आएंगे। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर ईशानी ने अपना सर हिलाया और जानकी जी के साथ वार्ड से बाहर चली गई। कुछ देर बाद सात्विक जी और सोनिया जी भी हर्षवर्धन जी से थोड़ी बातें करके बाहर निकले। वार्ड के बाहर आते ही सात्विक जी ने कहा, ईशानी आप घर चली जाइए बेटा, पहले से ही आप ट्रेवल करके काफ़ी थक गई होंगी और काफ़ी अभी हॉस्पिटल में आपका रहना ठीक नहीं होगा। अपने पापा की बात सुनकर ईशानी ने अपना सर हिलाया और जानकी जी के साथ घर के लिए निकल गई। वहीं लंदन में अंश की फ़्लाइट काफ़ी देर पहले ही लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। अंश इस वक्त अपनी लग्जरियस कार में बैठकर उस तरफ जा रहा था जहां पर उसे पता चला था कि ईशानी रहती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अंश ने अपनी आंखें बंद कर की और ईशानी के बचपन से लेकर अलग होने तक की सारी बातें सोचने लगा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मोटू, मेरी गलती माफ़ करने के लायक नहीं थी, पर मुझे माफ़ करना ही होगा। अपने अंश को एक और मौका देना ही होगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। उस घर को देखते ही अंश की आंखों में चमक आ गई। यह ईशानी का घर था, जिसके बारे में आज के आदमियों ने फाइनली पता लगाया ही था। अंश मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकला। अंश की लग्जरियस गाड़ी देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसे नहीं रोका। ईशानी से मिलने इसी तरह की गाड़ियों में कई लोग आते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे आदमी को ओपन कर दे जिससे उनकी मैडम की प्रॉब्लम बढ़ जाए। अंश मुस्कुराते हुए दोनों तरफ के गार्डन और बीच में लगे एक फाउंटेन को देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मोटू, तेरी पसंद आज भी नहीं बदली। तुझे आज भी उसी तरह से सब कुछ पसंद है जैसे पहले पसंद था। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। आज गाड़ी से बाहर निकला अंश ने एक नज़र घर को देखा और फिर दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने डोरबेल प्रेस करते ही अंदर से एक सर्वेंट ने दरवाज़ा खोल। अंश को देखकर उसे कमेंट में अपना सर झुकाते हुए कहा, जी सर कहिए। अंश ने उसे सर्वेंट को तरफ देखते हुए कहा, मुझे ईशानी सिंघानिया से मिलना है। अंश की बात सुनकर और सर्वेंट ने अपना सर झुकाया पॉलिटली जवाब दिया, सर हमारी मैडम तो कल ही इंडिया के लिए निकल गई हैं, उनके दादाजी को हार्ट अटैक आया था। सर्वेंट की बात सुनकर अंश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारी मैडम कल इंडिया के लिए निकली हैं? सर्वेंट
करना सर झुकाते हुए कहा, जी सर। अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने कस के अपनी आंखें बंद करते हुए कहा कि भगवान क्यों, जब मुझे पता चला कि मेरी मोटू लंदन है तो आपने उसे इंडिया भेज दिया। आखिर कब तक हमारे बीच में दूरियां लिखी हैं आपने। इतना कहकर अंश जल्दी से उससे घर से निकल कर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहा, मुझे बताओ क्या हर्षवर्धन दादाजी को हार्ट अटैक आया है। दूसरी तरफ अंश के असिस्टेंट ने जवाब दिया, जी सर। सिंघानिया को 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था। अयान में आया कि अब उनकी कंडीशन स्टेबल है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से ईशान की बात सुनकर अंश ने कॉल कट कर दिया। गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब मोटू इंडिया में है। अंश ने गहरी सांस लेकर किसी को कॉल करते हुए कहा, अभी के अभी इंडिया के लिए जेट रेडी करो, मुझे इंडिया के लिए अभी निकलना है। उसने अपना मोबाइल साइड में रखते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मोटू, इस बार मुझे तुझसे मिलना ही है। 5 साल, पूरे 5 साल इंतज़ार किया है इस मूवमेंट। और अब मैं एक और अपने उनके रूम में सुलाया क्योंकि वो जानकी जी इन दोनों हर्षवर्धन जी की तबीयत खराब होने की वजह से ठीक से आराम नहीं कर पा रही थी। ईशानी नहीं चाहती थी कि उसकी दादी की भी तबीयत खराब हो जाए। ईशानी ने जिद्दी करने के कारण जानकी जी ने अपने रूम में जाकर सो गई। ईशानी ने जानकी जी को अपने रूम में सुला दिया और फिर वहाँ ऊपर बच्चों के रूम के पास चली गई। उसने बच्चों का रूम खोल कर देखा। जैसे ही उसने रूम के में एंटर किया, रूम की डेकोरेशन देखा और करो मुस्कुराने लगी। यह रूम डेकोरेट उसके दादा दादी जी ने ही बच्चों के लिए काफ़ी पहले से करवा कर रखी थी। वह बस ईशानी के इंडिया आने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी का ध्यान अपनी बेटी पर गया जो एक दूसरे पार्टीशन में अपने बेड पर उछल कूद कर रही थी। ईशानी मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने अंशी को देखा जो बंदर की तरह उछल रही थी। उसने अंशी को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ शैतान, आप इतना क्यों उछल रही हो। अंशी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मम्मा देखो ना यह कितना क्यूट है। इतना कहकर उसने बेड पर रखा टेडी बियर्स की तरफ इशारा किया। ईशानी ने अंशी को गोद में उठाते हुए कहा, पर मेरे बच्चे से कम क्यूट है, मेरी बेबी सबसे क्यूट है। ईशानी की बात सुनकर अंशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अंशी तो पहले से ही कोई उसकी तारीफ करे यह बहुत पसंद था। ईशानी ने अंशी को गोद में बिठाते हुए कहा, अच्छा आपके दोनों भाई कहाँ हैं। उसने इतना कहा ही था कि स्टडी रूम में का दरवाज़ा खोला और शिवांश और इवांश दोनों को देख कर ईशानी ने दोनों को घूरते हुए कहा, यहाँ आते ही तुम दोनों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ईशानी की बात सुनकर अंशी ने हंसते हुए कहा, मॉम अब तो जानती हैं ना मेरे दोनों भाई पढ़ाकू हैं। अब वह मेरी तरह थोड़ी ही मस्ती मजाक तो करना आता नहीं है। दिन भर किताबी कीड़ा बनते रहते हैं। शिवांश भाई तो मेरे साथ खेलते भी हैं पर शिवांश भाई सिर्फ पढ़ाई करते हैं। अंशी ने मुंह बनाते हुए कहा। ईशानी की बात सुनकर शिवांश ने ईशानी को जवाब देते हुए कहा, मॉम हम बस स्टडी रूम देखने के लिए गए थे, कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं। शिवांश की बात सुनकर ईशानी ने कहा, तुम लोगों को अपना रूम तो अच्छा लगा। ईशानी की बात पर शिवांश और इवांश ने सर हिला दिया। कुछ देर बच्चों के साथ बात करने के बाद ईशानी अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आने के बाद वह अपनी भरी हुई आंखों से पूरे रूम को देखने लगी। उसका रूम आज भी बिल्कुल 5 साल पहले जैसा ही था, वैसा ही था। पूरे रूम में उसकी और उसके 5 दोस्तों की तस्वीर लगी हुई थी। ईशानी का ध्यान एक तस्वीर पर गया। उस तस्वीर में ईशानी बीच में बैठी हुई थी और उसके राइट साइड में ओम, दक्ष और लेफ्ट साइड में कृष और अंश। ईशानी का एक हाथ अंश के कंधे पर था और दूसरा हाथ ओम के कंधे पर। उस तस्वीर में 5 के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ईशानी उस तस्वीर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ फिर आते हुए कहा, कितना बदल गया ना इन 5 सालों में। सब कुछ हमने हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहने का वादा किया था, पर वक्त के साथ साथ वादा भी टूट गया और हम लोगों भी जुदा हो गए। कहते हुए ईशानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में बदलने के लिए चली गई। वहीं अपने रूम में इवांश और शिवांश दोनों भाई एक स्ट्रेटजी बना रहे थे कि वह अंश के बारे में कैसे सब कुछ पता लगाएंगे। दोनों को 90% शक हो चुका था कि अंश की उनका फादर है, क्योंकि अंश का चेहरा उनसे 90% मिलता था। बस वह दोनों कंफर्म करना चाहते थे। उन दोनों का ध्यान अपनी बहन पर गया जो कि बंदरों की तरह अभी भी उछल कर टेडी बेयर के साथ खेल रही थी। शिवांश और इवांश ने के कानों में कुछ कहा, जैसे सुनकर इवांश ने कहा, पर भाई अगर मॉम को पता चला तो।
इवांस की बात सुनकर शिवांश ने कहा, मॉम को पता नहीं चलेगा, मैंने जो कहा वो करो। इवांस ने अपना सर हिलाया और रूम से बाहर निकल गया। वहीं शिवांश अंशी के पास गया। उसने अंशी को पकड़ कर बैठाते हुए कहा, अंशी चुपचाप बैठो, अगर बेड पर अच्छे से गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी और फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती 2 दिन इन 5 सालों में सब कुछ हमने हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहने का इंजेक्शन देने को कहूँगा डॉक्टर से। शिवांश की बात सुनकर अंशी ने कूदना बंद कर दिया। उसने मुंह बनाकर शिवांश को घूमते हुए कहा, भाई आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा मुझे डॉक्टर की ही धमकी देते हो, आपको पता है ना मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। कहते हुए अंशी ने पाउट बना लिया। शिवांश ने अंशी के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा आपको इंजेक्शन से डर लगता है, पर आपको इस बात से डर नहीं लगता कि अब अगर आप यहाँ से गिर गई तो आपको चोट भी लग सकती है। शिवांश की बात पर अंशी चुपचाप छोटे बच्चों की तरह बैठ गई। वहीं इवांस धीरे से ईशानी के कमरे में अंदर आया। उसने ईशानी के चारों तरफ देखा, उसे ईशानी कहीं नहीं नजर आई। उसने आवाज़ लगाना ही चाहा कि तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गया। तस्वीर को देखकर इवांस बिना पलक के झटकाए उसे ही देखने लगा। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तभी बाथरूम पर का दरवाज़ा खुला और ईशानी बाहर आई। ईशानी को देखकर इवांस ने अपनी नज़र तस्वीर से हटा ली। ईशानी ने कहा, क्या हुआ? इवांस ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम वो मुझे भूख लगी है और मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर किस बताना है। इवांस की बात सुनकर ईशानी ने कहा, ठीक है, मैं अभी रामू काका से कहकर तुम लोगों के लिए कुछ बनवाती हूँ। ईशानी की बात सुनकर इवांस ने अपना सर हिलाया और रूम से बाहर निकल गया। रूम से बाहर निकलकर ही उसने खुद से कहा, मतलब मॉम उन अंकल को जानती हैं जिनके चांसेस है कि वो मेरे डैडी हैं। यह कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कहीं उस सच में वो हमारे डैडी तो नहीं है? मुझे शिवांश भाई को बताना होगा। इतना कहकर इवांस दौड़ता हुआ रूम में आया। शिवांश अपने बेड पर बैठकर अपनी एक बुक पढ़ रहा था। इवांस को दौड़ता हुआ आता देख कर शिवांश ने उसकी तरफ देखा। इवांस जल्दी से शिवांश के पास आकर बैठ गया। शिवांश ने कहा, क्या हुआ? इवांस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई मॉम के रूम में कुछ देखा। शिवांश ने कहा, क्या देखा? इवांस ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, भाई मैं उन अंकल की तस्वीर देखी मॉम के ग्रुप फोटो में और मॉम का हाथ उनके कंधे पर था। शायद वह मॉम के कॉलेज की तस्वीर होगी। क्या नाम था उनका? अंश कपूर। मैंने उनकी तस्वीर देखी मॉम के साथ और उनके बगल में ही ओम अंकल भी बैठे हुए थे। इवांस की बात सुनकर शिवांश ने अपना बुक साइड में रख दिया और कुछ सोचने लगा। ईशानी के बच्चों के बारे में मैं सिर्फ ओम जानता था, बाकी कृष और दक्ष को उसके बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शिवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे भी वह तस्वीर देखनी है। इवांस ने कहा, तो आप चले जाओ मॉम से मिलने। शिवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मॉम को शक हो जाएगा। तुम्हें काम करो, मॉम को किसी भी बहाने से नीचे लेकर चले जाओ, मैं मॉम के रूम में जाकर सब कुछ देख लूँगा। इवांस ने कहा, ठीक है। इवांस फिर से ईशानी के रूम में चला गया। उसने ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम प्लीज़ चलो ना, मुझे आपके ही हाथ का कुछ खाना है। ईशानी ने कहा, ठीक है। इवांस रुको 1 मिनट। इवांस ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी खाना है, मतलब खाना है। आखिर में ईशानी शिवांश के आगे हार मान गई और इवांस के साथ किचन में चली गई। उन दोनों के नीचे जाते ही शिवांश जल्दी से ईशानी के रूम में गया। ईशानी के रूम में जाकर उसका ध्यान भी उस तस्वीर पर गया जो तस्वीर में 5 दोस्त हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे। उसे तस्वीर को देखते ही शिवांश ने कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस मिस्त्री को सुलझा कर रहूँगा। और अगर आप हमारे दादा हैं तो मुझे आपसे जानना है कि आपने हमें और मॉम को अकेला क्यों छोड़ा? मिस्टर अंश कपूर, आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि शिवांश कपूर अपनी मॉम के साथ गलत करने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर शिवांश ने साइड के डोर को खोला। तभी उसके हाथ में एक एल्बम लगी। शिवांश ने और एल्बम को देखना शुरू किया। पूरी एल्बम में पूरे 5 दोस्तों की तस्वीर थी, पर सबसे ज़्यादा शिवांश एक बात नोटिस कर रहा था कि सारी तस्वीरों में अंशी अंश को ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती थी। शिवांश ने एक तस्वीर पर हाथ फेरते हुए, जिसमें ईशानी अंश की पीठ के ऊपर बैठी हुई थी और अंश मुस्कुराते हुए उससे ही देख रहा था। उस तस्वीर को देखकर शिवांश ने कहा, आखिर क्या रिश्ता था आप दोनों के बीच में? और अगर यह हमारे डैड हैं तो फिर उन्होंने हमारे साथ यह सब क्यों किया? मॉम, मुझे जानना है।
अब मैं यह जान के ही रहूँगा। इतना कहकर शिवांश ईशानी के रूम में से बाहर निकल गया। वहीं नीचे इवांश ने ईशानी से खुद के लिए पास्ता बनवाया था और वह चुपचाप खा रहा था। दूसरी तरफ अंश इस वक्त फ्लाइट में बैठकर इंडिया के लिए निकल चुका था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके हाथ में ईशानी की तस्वीर थी। वह उस तस्वीर को बिना ही पलक के झपकाए देखे जा रहा था। अंश ने उसे तस्वीर को देखते हुए कहा, मैं कब तुम्हारे पास आऊँगा मोटू। अब तुमसे एक पल की भी दूरी नहीं सही जा रही है। मुझे तो कुछ तुमसे गुस्सा क्यों ना हो। मैं सीधा तुमसे मिलने के सिंघानिया मेंशन ही आऊँगा। मुझे पता है अंकल आंटी भी अब मुझसे नफरत करते हैं। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि हमारे बीच में क्या हुआ था। मैं उन्हें भी मना लूँगा मोटू। बस कुछ वक्त का इंतज़ार, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा मोटू। इतना कहकर अंश ने उस तस्वीर को अपने सीने से लगाया और सीट पर अपना सर टिका कर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ ईशान इस वक्त अपने ऑफिस गया हुआ था। हर्षवर्धन जी की तबीयत खराब होने की वजह से काफ़ी दिनों से उसका ध्यान ऑफिस पर नहीं था। आज जब हर्षवर्धन जी की तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई तो वो ईशान अपने ऑफिस इम्पॉर्टेंट काम प्लीज़ कंप्लीट करने के लिए चला गया था। ईशान अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि तभी उसका मोबाइल पर फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर ईशान ने मन ही मन कहा, यह मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है। ईशान ने गहरी सांस ली और कॉल उठाई। दूसरी तरफ से किसी इंसान ने कहा, सर अंश कपूर को ईशानी मैडम के बारे में पता चल गया है और वह ईशानी मैडम को ढूंढता हुआ लंदन भी चला गया है। हो सकता है कि उसे पता चल जाए कि ईशानी मैडम इंडिया लौट चुकी हैं। हमें क्या करना चाहिए ईशान सर। उसे इंसान की बात सुनकर ईशान की पकड़ फ़ोन पर कई पिछले 5 सालों से अंश ईशानी को इसलिए नहीं ढूंढ पाया था क्योंकि जिन आदमियों को अंश ने हायर किया था उन सभी को ईशान ने पैसे देकर पहले ही खरीद लिया था, जिस वजह से पिछले 5 सालों से वह लोग अंश को गुमराह कर रहे थे। ईशान ने कहा, क्या करना है वह मैं देख लूँगा, तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो। इतना कहकर ईशान ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने खुद से कहा, तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा अंश कपूर। 5 साल पहले तुमने जो किया था उसे वह आज तक नहीं भूल पाई है। अब मैं किसी की कीमत पर तुम्हें उसकी ज़िंदगी पर। अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहा, आज मैं घर जा रहा हूँ, तुम सब कुछ संभालो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ईशान की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर क्या हर्षवर्धन सर की तबीयत और ख़राब हो गई है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं दादाजी की तबीयत ठीक है, तुम टेंशन मत लो, कुछ और मामला है, मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर ईशान वहाँ से तेज़ी से सिंघानिया के लिए निकल गया क्योंकि वह ईशानी को पहले ही बता देना चाहता था कि अंशु को उसके इंडिया आने के बारे में पता चल चुका है, ताकि ईशानी खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सके। ईशानी नहीं चाहता था कि उसकी बहन अब इन सब से और ज़्यादा भेड़ आखिर अब इतना पावरफुल बन चुका था कि वह कुछ भी कर सकता था। ईशान जानता था कि अगर वो चाहे तो भी अंश को नहीं रोक सकता, इसलिए वह ईशानी को पहले ही सतर्क कर देना चाहता। भैया हाँ, क्या?